हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया। पूरे देश को यह खबर हिलाकर रख गई। देश ने कैसा पूरे देश में इस वक्त सीडीएस जनरल बिपिन रावत की सेहत के लिए दुआओं के हाथ उठ रहे थे। हर कोई उनकी सलामती के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना देश के उस सपूत के लिए जिसकी मौजूदगी भर ही दुश्मनों को थर्राने के लिए काफी थी। लेकिन अफसोस के हेलीकॉप्टर हादसे ने देश के उस सपूत को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। Anybody who's sponsoring terrorism has to be taken to task. You cannot have partners who are partnering with you in the global war on terror and yet sponsoring proxies and terror. The complete state of Jammu and Kashmir, which includes POK and Gilgit-Baltistan. POK is actually a terrorist-controlled country or a terrorist-controlled part of Pakistan. हिंदुस्तान के लिए सीडीएस जनरल बिपिन रावत होने के क्या मायने थे? आखिर क्यों हर शख्स चाहता था कि जनरल रावत सकुशल लौट आए? क्यों सोशल मीडिया पर जनरल रावत के लिए दुआओं की बाढ़ सी आ गई थी? उसकी वजह है सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का वो पद जो सेना के तीनों अंग और देश की सुरक्षा को लेकर बड़ी अहमियत रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 2.5 साल पहले लाल किले की प्राचीर से इस पद को लेकर क्या ऐलान किया था, पहले वो सुनिए। लाल किले से एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करना चाहता हूं। इस विषय के जो जानकार हैं वो बहुत लंबे अरसे से इसकी मांग करते रहे हैं। आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्षस्थ स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। सेना के तीनों अंगों को ये प्रभावी नेतृत्व देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनरल बिपिन रावत को चुना था और 2019 में इस नियुक्ति को लेकर ऐलान किया गया था। हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये सीडीएस एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने वाला काम है। पीएम मोदी को सीडीएस का पद क्रिएट करने की जरूरत क्यों महसूस हुई, उसकी वजह समझिए। पीएम मोदी ऐसा नहीं चाहते थे कि सेना का कोई अंग ज्यादा मजबूत हो और कोई अंग कमजोर। यानी ऐसा ना हो कि थल सेना ज्यादा मजबूत हो, वायु सेना उससे कम और नौसेना उससे भी कम। सेना के तीनों अंगों की क्षमता और समानता के अलावा सबसे अहम मकसद था इन तीनों के बीच बेहतर तालमेल बनाना, जिसने सीडीएस की भूमिका तय की। इस मकसद से देश में पहली बार सीडीएस का पद बनाया गया। अब सवाल है कि जनरल बिपिन रावत ही क्यों? सेना में लंबा अनुभव रखने वाले जनरल रावत एक माहिर सैन्य रणनीतिकार माने जाते थे। मिलिट्री मीडिया स्ट्रेटेजिक स्टडीज पर शोध के लिए बिपिन रावत को डॉक्टर की उपाधि मिल चुकी है। वो भारतीय सेना के उन चुनिंदा सेना प्रमुखों में से एक है जिन्होंने 3 साल का अधिकतम कार्यकाल पूरा किया था। जनरल रावत सेनाध्यक्ष से पहले दक्षिणी कमान के कमांडर और सह सेनाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभा चुके थे। पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर लागू कराने का मुद्दा हो या चीन के साथ पूर्वी क्षेत्र में सैन्य संतुलन बनाने की चुनौती, जनरल रावत की रणनीति अब तक हर मोर्चे पर सफल रही है। भारतीय सेना को मजबूत करने की अगली कोशिश थिएटर कमांडर का गठन के तौर पर देखा जा रहा था। अमेरिका और चीन जैसे देशों में थिएटर कमांड का कॉन्सेप्ट काफी पहले से है और थिएटर कमांड्स की खड़ी करने में जनरल रावत का रोल बेहद अहम था। भारत में 4 थिएटर कमांड अगले साल यानी 2022 तक तैयार करने का लक्ष्य तय किया गया है। भौगोलिक परिस्थितियां और अलग अलग चुनौतियों को ध्यान में रखकर फिलहाल 4 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने का प्लान है, जिसमें समुद्री खतरे के लिए मैरीटाइम कमांड, चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए एक कमांड और जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग थिएटर कमांड बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। युद्ध की सूरत में इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने के लिए बेहद मददगार साबित होगा। फिलहाल इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड से लेकर सेना के मॉडर्नाइजेशन और मेक इन इंडिया जैसे तमाम कॉन्सेप्ट जनरल रावत के कार्यकाल में बेहद तेजी से आगे बढ़े थे। टीम न्यूज़ नेशन।
अगर कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी तो हम लोग सतर्क हैं और हम तैयार हैं। This was a misadventure. Misadventures are normally not repeated. You will get a bloodier nose next time. प्लानिंग में बारीकी और जुबान पर बेबाकी, कुछ ऐसे ही दुनिया ने जनरल बिपिन रावत को पहचाना। शायद ही कोई आर्मी चीफ इतना मुखर होकर देश से जुड़ी चुनौतियों पर अपने ख्याल सामने रखता होगा, जितनी मुखरता जनरल बिपिन रावत की जुबानी सामने आई। कौन भूल सकता है जनरल बिपिन रावत का वो बयान जो घाटी के पत्थरबाजों के लिए ऐसा अल्टीमेटम साबित हुआ कि आज घाटी में पत्थरबाजी का नासूर तकरीबन पूरी तरह मिट चुका है। अब ये कौन कहता है कि जिस नौजवान के हाथ में पत्थर है उसको हम OGW से न उसको जैसे उसके व्यवहार न करें। अगर पत्थर से वो हमारे जवान को मार सकते हैं तो क्या पत्थरबाज इस तरह के खुद आतंकवाद नहीं बन रहे? एक इंटरव्यू के दौरान जनरल बिपिन रावत के चाचा ने कहा था कि बिपिन जो कुछ है अपनी मेहनत और ईमानदार नियत के बलबूते पर, और ये दो गुण हैं जनरल बिपिन रावत के करियर के हर हिस्से में नजर आए। देहरादून से स्कूली शिक्षा पूरी करके जनरल बिपिन रावत ने खड़गवासला की नेशनल डिफेंस एकेडमी का रुख किया था, जहां फौजी जिंदगी और रणनीति की हर बारीकी को समझते हुए जनरल रावत पहुंचे उस रेजिमेंट तक जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है, यानी गोरखा राइफल्स। दिसंबर 1978 को जनरल रावत को पहला कमीशन मिला था 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में। ये वही रेजिमेंट थी जिसमें रहते हुए जनरल बिपिन रावत के पिता यानी लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण रावत ने देश सेवा की थी। फौज में कहा जाता है कि अगर मोर्चा पहाड़ का है तो गोरखा राइफल्स के जवानों को कोई नहीं पछाड़ सकता, और गोरखा राइफल्स की इसी आन बान शान को जनरल रावत ने बरकरार रखा। कमीशन होने के बाद जनरल रावत ने कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक ऊंचे क्षेत्रों में काउंटर इमरजेंसी और सिक्योरिटी ऑपरेशंस को अंजाम दिया, और जनरल रावत के करियर की पहली बड़ी चुनौती सामने आई। साल 1986 से 1987 साल 1986 में चीन की फौज ने सुमडोरोंग घाटी के नजदीक फौजी मौजूदगी बढ़ानी शुरू कर दी थी, जिसके जवाब में भारतीय फौज ने भी अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई और ये घाटी दोनों सेनाओं के बीच एक स्टैंड ऑफ पॉइंट बन गई। इस स्टैंड ऑफ के दौरान जनरल बिपिन रावत भी अपनी बटालियन के साथ तैनात रहे। चीन के विस्तारवाद नीति और नापाक इरादों को शायद जनरल बिपिन रावत ने उसी वक्त समझ लिया था। इसी वजह से चीन की चुनौती को जनरल बिपिन रावत ने तकरीबन हर मंच पर बार-बार जाहिर किया। There was some understanding that was reached as to how soldiers on both sides will interact with each other to ensure that no escalation of any kind takes place along the borders. And accordingly, both the leaderships on both sides have conveyed direction to the soldiers on how to operate and maintain peace and tranquility along the line of actual control on the northern borders. पूर्वोत्तर में चीन की चुनौतियों से दो हाथ किए तो पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर यानी कश्मीर के आतंकवाद के खिलाफ भी जनरल बिपिन रावत डटकर खड़े रहे। अपने मिलिट्री करियर के दौरान जनरल बिपिन रावत ने बतौर मेजर उरी में एक कंपनी की कमान संभाली। ब्रिगेडियर बन जाने के बाद जनरल रावत की कमान में सोपोर में राष्ट्रीय राइफल्स थी और मेजर जनरल के पद पर पहुंच जाने के बाद जनरल बिपिन रावत उरी में 19वीं इन्फेंट्री डिवीजन के JOC रहे। जिस फौजी ने अलग अलग रोल में LOC से लेकर LAC तक की चुनौतियों को देखा हो, इन चैलेंजेस को जमींदोज किया हो, उससे बेहतर टू फ्रंट वॉर के खतरे को कौन समझ सकता है। और इस पहलू पर जनरल बिपिन रावत ने हमेशा जोर दिया। देखिए, इस तरह की तैयारी हम सदा सतर्क रहते हैं, हम सदा तैयार रहते हैं। किसी तरह की कार्रवाई होगी तो हम उसके लिए तैयार हैं। ऐसे स्टेटमेंट से हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जनरल बिपिन रावत के मिलिट्री करियर में एक और चमकता मुकाम था कांगो में पीस कीपिंग फोर्स की कमान संभालना, जहां जनरल रावत ने मल्टीनेशनल ब्रिगेड की कमान कामयाबी के साथ संभाली थी। हर फौजी का एक सपना होता है, सपना एक ऐसे मोर्चे या मिशन को पूरा करना जिसे इतिहास याद रखे। और जनरल बिपिन रावत के मिलिट्री करियर में एक ऐसी ही मंजिल थी म्यांमार बॉर्डर के नजदीक इंडियन आर्मी की सर्जिकल स्ट्राइक। जून 2015
मणिपुर के चंदेल में आतंकवादियों ने घात लगाकर जवानों के काफिले पर हमला किया था और इस हमले में 18 बहादुर शहीद हो गए थे। इस कायराना अटैक का जवाब देश ने दिया, म्यांमार बॉर्डर पर बने आतंकवादी कैंप्स पर सर्जिकल स्ट्राइक कर। इस ऑपरेशन में 21 पैरा रेजिमेंट के कमांडो शामिल थे। 21 पैरा दीमापुर स्थित 3री कोर के ऑपरेशन कंट्रोल में थी और इसी कोर के कमांडर थे जनरल बिपिन रावत। जनरल रावत की कमान में एक बार फिर देश की सेना ने बता दिया कि आतंकवादी अगर सरहद पार कर छिप भी जाएंगे तब भी उन्हें अपने गुनाहों की सजा दी जाएगी। कश्मीर से शुरू हुआ जनरल रावत का करियर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद तक पहुंचा और इसी करियर में हर मंजिल एक मील के पत्थर जैसी रही। टीम न्यूज़ नेशन।